बच्चों, आज हम 18 अक्टूबर 2025 को होने वाले 10th क्लास के मिड टर्म एग्जाम के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपको उनके आंसर लिखने हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके। ये हमारा पेपर का प्रारूप दिया हुआ है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। 3 घंटे का हमारा समय रहेगा और अधिकतम अंक होंगे 80 के। निर्देश दिए हुए हैं, 3 खंड है इस प्रश्नों में, 3 खंडों में दिया हुआ है प्रश्न में 39 टोटल प्रश्न दिए हुए प्रश्न पत्र में। खंड क में जीव विज्ञान बायोलॉजी का है, खंड ख में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का है और खंड ग में भौतिक विज्ञान फिजिक्स का है। सभी खंड अनिवार्य है। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से केवल एक ही प्रश्न को उत्तर दे, एक ही प्रश्न को हल करे। जहां अथवा में दे रखा हो वहां सिर्फ एक ही प्रश्न हल करना है। पहला प्रश्न यहां दिया हुआ है हमारा, पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। यहां बताना है कि भोजन के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। हमने बताया था ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है स्थानांतरण। हमने पढ़ा था कि भोजन कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनता है। बनता तो किसके द्वारा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, परंतु उत्तरदायी स्थानांतरण किसका होता है, फिलोयम। हमने पढ़ा था 2 पार्ट होते हैं, फिलोयम एक जाइलम। अगर निर्माण का पूछता तो प्रकाश संश्लेषण हो जाता, परंतु यहाँ पूछ रहा है परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, स्थानांतरण। ठीक है, तो फिलोयम के द्वारा भोजन निर्माण होता है और पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति गलती से किसी गर्म वस्तु को छूता है और तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है, यह किसका उदाहरण है। ये हमने पढ़ाया था बेटा कि अगर गर्म वस्तु को छूता है तो वहां संवेदनाएं कहां से जाती है, तुरंत मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क उसको प्रतिक्रिया करता है, ऑर्डर देता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, इसको हटाओ। तो ये कौन सी क्रिया है बताओ बेटा। अनैच्छिक क्रिया नहीं, हार्मोनल क्रिया नहीं, ऐच्छिक क्रिया नहीं, ये हमारी है प्रतिवर्ती क्रिया। क्रिया के फलस्वरूप जो एक्शन होता है, एक्शन उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, इनमें से किसके पास खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होगी। हमें बताना है कि सबसे कम किसके पास ऊर्जा उपलब्ध होगी। उत्पादक नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, तृतीयक उपभोक्ता नहीं। यहां से हमें बताना है तीनों में से, अगर यहाँ चतुर्थ होता तो चतुर्थ, तो सबसे ज्यादा धीरे धीरे उत्पादक के पास, फिर वो धीरे खत्म होती है, प्राथमिक उपभोक्ता को जाती है एनर्जी, फिर वो द्वितीयक उपभोक्ता को जाती है और अंत में किसके पास पहुंचती है, तृतीयक उपभोक्ता तक। तो तृतीयक उपभोक्ता को सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है चौथा, रंध्र कब खुलते हैं। हमें बताने हैं रंध्र कब खुलते हैं। आपने पढ़ा था कि जैसे ही जल रंध्रों में प्रवेश करता है, जैसे ही जल रंध्रों में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, मानव में रस संवेदी ग्राही, हमें स्वाद का कैसे पता चलता है और ग्रहण ग्राही गंध का कैसे पता चलता है, ये हमें बताना है। तो रस स्वाद का हमें कैसे पता चलता है, जीभ से, और ग्रहण हम सूंघते हैं किसके द्वारा, नाक के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जीभ और नासिका गुहा में। छठा प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाए रखने के लिए
उत्तरदायी है। मेडुला नहीं। हाइपोथैलेमस ये भूपाश क्या से रिलेटेड होता है? प्रमस्तिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुमस्तिष्क। ये जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जितना भी हमारे शरीर का संतुलन बनता है, ये किस पे के लिए डिपेंड होती है? अनुमस्तिष्क पे निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, पारितंत्र से संबंधित सही कथन कौन से हैं? यहाँ 5 कथन दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी, कि पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रश्न, बगीचा और फसल का खेत मानव निर्मित पारितंत्र है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बगीचा और फसल किसके द्वारा होता है? मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। तीसरा प्रश्न, पारितंत्र के जैविक घटकों में वायु, मृदा आदि भौतिक घटक होते हैं। देखो, वायु और मृदा ये किसमें होते हैं? अजैविक घटक में होते हैं, और यहाँ जैविक घटक दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, चौथा ऑप्शन है हमारा, वन, तालाब और झीलें कृत्रिम पारितंत्र है। नहीं, ये कृत्रिम पारितंत्र नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पांचवा, पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। सही बात है कि दोनों ही अन्योन्य क्रियाएं करते हैं आपस में, तो यहाँ हो जाएगा पहला, दूसरा और 5वां सही है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, निम्नलिखित प्रश्न में से अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। यहां दिया हुआ है, अभिकथन भी दिया हुआ है, कारण भी दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। अगर ए और आर दोनों सत्य है तो ए और आर की सही व्याख्या करता है। बी तब होगा तब ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी अगर ए सत्य है तो और आर असत्य है। डी अगर ए असत्य है पर आर सत्य है। तो हमें यहां बताना है इसका क्या आंसर आएगा। अभिकथन दिया हुआ है हमारा, वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन की उपस्थिति जीवों के लिए लाभदायक है। इसका ये कारण अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन का कारण दे रखा है कि ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य की परावर्णीय विकिरणों से सुरक्षित रखता है। अब हमें यहां बताना है कि क्या दोनों सही है। आप देखो, वायुमंडल के ऊपरी सतह स्तर पर ओजोन की उपस्थिति जीवों के लिए लाभदायक है। हमने बताया कि ओजोन परत हमारे लिए क्या काम करती है, ये जो आती है सूर्य से परावैंगनी हानिकारक किरणें आती है उनको रोकती है, तो ये लाभदायक हो गई। अब इसका कारण भी दिया हुआ है, ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से सुरक्षित करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और जो कथन कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, निम्नलिखित प्रश्न में से अभिकथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। वही पहले प्रश्न कर रहा था हमने, उसी तरह का प्रश्न है। अभिकथन दिया हुआ है, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। इसका कारण दिया हुआ है, आर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। आप देखो, इसमें ये तो बिल्कुल सही बात है, जो स्वपोषी होती है जीवों की ऊर्जा आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और उसमें ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तक जाती रहती है। इसका कारण दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, ये गलत है। तो इसका ये सी ऑप्शन आ जाएगा कि ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। 10वां प्रश्न है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन से कैसे भिन्न है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से बताइए। देखियो, बताना है हमें यहाँ धनात्मक
गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक अनुवर्तन में क्या फर्क होता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक में क्या होता है, पौधे का जो भाग होता है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण होती है पौधों की जड़ें। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी के द्वारा। प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी नीचे की तरफ और खींचेगी अपने जो भी वस्तुओं को, तो जड़ होती है वो पृथ्वी के अंदर जाती है, तो ये क्या हो गया? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, जो हमेशा नीचे की ओर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती है। तो जड़ें क्या हो गई? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है कि वो गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाती है। पौधे का भाग गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में बढ़ता है, जैसे देखा होगा तना सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है, तो वो क्या हो गया? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, जो हमेशा ऊपर की ओर यानी सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है 11वां, अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण एवं पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यह किस प्रकार की पोषण विधि को दर्शाना है? हमें यहां बताना है कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है। इसके पार्ट है अंतर्ग्रहण। सबसे पहला, अमीबा अपने कूटपाद जो पैर होते हैं नामक उंगली जैसे विस्तारों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। सबसे क्या करता है? वो भोजन ग्रहण करता है। जब कोई खाद्य कण उसके पास आता है तो वह उसे घेर कर एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है। क्या करता है? वो उसको घेर लेता है, उसको अपने चारों ओर घेर लेता है और क्या बन जाती है? फूड वैक्यूल बन जाती है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। दूसरा ऑप्शन आता है, इसका दूसरा पार्ट आता है पाचन। खाद्य रिक्तिका के अंदर पाचक एंजाइम जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ते हैं। अब क्या होता है? जो खाद्य रिक्तिका वो बना लेते हैं, फूड वैक्यूल बना लेते हैं, वहां पाचक एंजाइम होते हैं, जटिल और अघुलनशील पदार्थों को किसमें तोड़ते हैं? सरल और घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। उसके बाद पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। जो पचा हुआ भोजन होता है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका द्रव में कहा चला जाता है? साइटोप्लाज्म में अवशोषित होने के लिए चला जाता है। फिर अगला पार्ट आता है इसका चौथा, बहिक्षेपण। जो बचा हुआ अवांछित पदार्थ है, जो अपचित पदार्थ हम बोलते हैं उसको, वो कोशिका की सतह पर भेजा जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उत्सर्जन कहां से होता है अमीबा में? कोशिका की सतह से होता है। कहां से होता है? कोशिका की सतह से। इसका बी पार्ट है, अग्नाशयी रस में उपस्थित किन्हीं दो पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए तथा उनके मुख्य कार्य बताइए। अब हमें यहाँ अग्नाशयी रस में जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं उनके नाम लिखने और उनके कार्य भी बताए जाने हैं। अब देखो ये काम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। कार्य क्या हो गया इसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। प्रमुख एंजाइम कौन कौन से हो गए? ट्रिप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्रिप्सिन का क्या काम होता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? पेप्टाइड में। छोटे छोटे टुकड़े बना देता है प्रोटीन के, प्रोटीन अणुओं को किसमें तोड़ देता है? वो पेप्टाइड में। दूसरा है हमारा पाचक एंजाइम जो अग्नाशयी रस में उपस्थित होता है, एमाइलेज। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च और शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ देता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को क्या कर देता है? सरल शर्करा में तोड़ देता है। जटिल से सरल शर्करा में उसको तोड़ देता है। बारहवां प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एक दिशात्मक होता है। सही बात है। चार कोशीय स्तर वाली एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला का निरूपण कर उपरोक्त कथन की पुष्टि कीजिए। यह कथन सत्य है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसका कारण यह है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, और यह ऊर्जा केवल स्वयंपोषी जीवो उत्पादकों द्वारा ग्रहण की जाती है। एक बार जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में चली जाती है तो यह वापस पिछले स्तर में नहीं लौट सकती, तो एक दिशा हो गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा, आप देखो लगभग जो 90% हिस्सा है वो वेस्ट हो जाता है।
उत्पादकों का जो एनर्जी होती है 100%, उसका 90% तो वेस्ट हो जाता है और हर स्तर पर सिर्फ उसका 10% ही पहुंच पाता है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले कोश स्तर तक पहुंचती है। देखो जैसे उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये एक श्रृंखला होती है, ऐसी चलती रहती है। उत्पादक घास हो गया, घास को कौन खा लेता है? खरगोश खा लिया, ऑब्लिक हिरन भी खा लेती है, हिरन को खा गया वगैरह वगैरह को खा गया फिर शेर। तो ये श्रृंखला है, ये चलती रहती है। प्रथम कोशी स्तर में घास सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को तृतीय स्तर में कौन खा लेता है? मेंढक खा लेता है। और मेंढक को कौन खा लेता है? फिर सांप खा लेता है। ठीक है, ये भी हम यहां लिख सकते हैं। घास उत्पादक हो गया हमारा, घास को टिड्डा खा गया, फिर टिड्डे को कौन खा गया? सांप या मेंढक। और सांप या मेंढक को कौन खा जाता है? फिर मोर खा जाता है। तो ये 4 हो गई। जैसे वो भी बताया हमने, वो भी हो सकती है और ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 13वां। पादप हार्मोन क्या है? हमें बताने हैं पादप हार्मोन क्या है। निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम बताइए। पहले तो हमें परिभाषा बतानी है कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं ये? नेचुरल रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पौधों में बहुत कम सांद्रता में पाए जाते हैं। ये पौधों की वृद्धि, विकास, विभेदन और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कार्य क्या है इनका? देखो, ये पौधों की वृद्धि, विकास, विभेदन आदि का कार्य करते हैं। निम्नलिखित के उत्तरदायी पादप हार्मोन। अब बताना है हमें। वृद्धि का अवरोध, हमने पढ़ा था बेटा कि वृद्धि, अगर किसी पादप की वृद्धि को रोकनी हो तो हमें एब्सिसिक एसिड एबीए का उपयोग करना चाहिए। ये एबीए क्या करता है? पादप की वृद्धि को रोक देता है। तने की वृद्धि, अगर हमें बढ़ाना हो तना, तो यहाँ 2 हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक जिब्रेलिन। क्या करता है? तने की वृद्धि या पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं। अगला है कोशिका विभाजन में सहायक। इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सहारे के चारों ओर लता का बढ़ना, ऑक्सीजन, अभी हमने पढ़ा था ना। तने की वृद्धि भी किसके साथ वृद्धि कौन करता है? ऑक्सीजन हार्मोन करता है। तो सहारे के चारों ओर लता का बढ़ना किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। अगला प्रश्न है 14वां। इसका पहला पार्ट है ए। मानव शरीर में विभिन्न परिस्थितियों में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्रदान करने के लिए 2 विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक स्थिति के अंत में जो उत्पादों का निर्माण होता है वो हमें बताना है। अब इसका पहला हो गया हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन। हमने पढ़ा था, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसको वायवीय श्वसन, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो बेटा हम क्या बोलते हैं उसको?
अवायवीय श्वसन या अनॉक्सिक श्वसन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन में कोशिका द्रव में ग्लूकोज ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, किसमें बदल जाते हैं, पायरुवेट में टूटता है। इसके बाद पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह CO2 और जल में पूरी तरह टूट जाता है। इसमें उत्पाद कौन कौन से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। हमने बताया था क्या होता है, ग्लूकोज किसमें टूटता है, पायरुवेट में, और पायरुवेट वहां माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो किस किस में बदल जाता है, CO2, जल और ATP ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो इसको हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन, या इसका दूसरा नाम भी होता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, इसमें क्या होता है, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के विखंडित करती है। क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन का उपयोग या तो नहीं होता, होता है तो बहुत कम होता है, और इसमें क्या होता है, अंतिम उत्पाद बनता है लैक्टिक अम्ल, और एनर्जी भी यहाँ कम प्राप्त होती है। पंद्रह प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में पुनर्भरण क्रियाविधि तंत्र का महत्व बताइए। हमें यहाँ महत्व बताना है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये विधि क्या होती है। पुनर्भरण क्रियाविधि एक ऐसी प्रणाली होती है जो शरीर में हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करती है। क्या काम होता है इसका, हार्मोन के स्तर को नियंत्रण करता है। जब किसी हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो यह प्रणाली हार्मोन के स्राव को कम करने के लिए संकेत भेजती है। इसके विपरीत जब हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो यह प्रणाली हार्मोन के स्राव को बढ़ाने के लिए संकेत भेजती है। अब देखो ना, दोनों ही काम करती है। अगर हार्मोन का स्तर बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए संकेत भेज रही है, अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए भी संकेत भेजती है। अब हमें बताना है कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व है, यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही मात्रा में और सही समय पर स्रावित हो। सही बात है, अभी हमने पढ़ा इसका कार्य क्या होता है, यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर में हार्मोन सही मात्रा में और सही समय पर स्रावित हो। दूसरा हो जाता है इसका, यह हार्मोन के स्तर में अत्यधिक वृद्धि या कमी को रोकता है। अभी बताया था, अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको कम करने का संकेत भेजता है, कमी हो जाती है तो उसको बढ़ाने का संकेत भेजता है, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। और तीसरा कार्य है इसका, यह तंत्र शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, जैसे रक्त शर्करा, तापमान और उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका बी पार्ट है, जंतुओं में हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय की प्रणाली तंत्रिका नियंत्रण से किस प्रकार भिन्न। हमें यहां बताना है ये हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय की प्रणाली तंत्रिका नियंत्रण से किस प्रकार भिन्न है। हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोनल नियंत्रण में क्या होता है, इसमें हार्मोनों का रसायनों का उपयोग होता है। जो हमारे हार्मोन होते हैं उनका उपयोग होता है। ये किसके माध्यम से जाता है, रक्त, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में संदेश भेजता है। इसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, बहुत ही धीमी होती है। इसका प्रभाव शरीर के व्यापक क्षेत्रों पर होता है। ये इसका फायदा है, बेनिफिट है कि जो हार्मोनल नियंत्रण होता है इसका प्रभाव शरीर के व्यापक क्षेत्रों पर होता है, और इसका प्रभाव स्थायी या दीर्घकालिक भी होता है। इसका प्रभाव कैसा होता है, स्थायी या दीर्घकालिक भी होता है। तंत्रिका नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आवेगों के द्वारा। यह तंत्रिकाओं के माध्यम से संदेश भेजता है। वो संदेश कहां से जाता था, रक्त के माध्यम से जाता था, और यहां किसके द्वारा जा रहा है, तंत्रिकाओं के द्वारा जा रहा है। इसका प्रभाव स्थायी या दीर्घकालिक होता है, उसका अल्पकालिक होता है, और तंत्रिका नियंत्रण का प्रभाव क्या होता है, स्थायी या दीर्घकालिक होता है। तंत्रिका नियंत्रण,
अगला प्रश्न है सी, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने पर अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। अब हमें यहां बताना है कि अगर रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो कौन सा हार्मोन काम करता है? इंसुलिन हार्मोन। आपने देखा होगा कि जब ग्लूकोज बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अगला है हमारा ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्रंथि अधिवृत ग्रंथि द्वारा स्रावित किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए तथा उसका मुख्य कार्य बताइए। अब हमें यह बताना है कि एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है और उसका क्या कार्य है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एक एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता, हमने ये पढ़ा था कि यह विपरीत परिस्थितियां होती ना, आपातकालीन स्थिति हमने पढ़ा था, लड़ो, डरो या भाग जाओ, फियर, फाइट या फ्लाइट, जैसे डर, तनाव या क्रोध के लिए शरीर को तैयार करता है। यह हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है। कार्य क्या है इसका? हृदय गति और रक्तचाप को यह बढ़ा देता है, रक्त को मांसपेशियों को और निर्देशित करता है और श्वसन दर को भी बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है 16वां। यहाँ दो पार्ट दिए हुए, उनमें दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। मैं यहाँ तुम्हें दोनों का ही उत्तर बता देता हूं। मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण मार्ग बताना है हमें कि कैसे कैसे उसका परिसंचरण होता है। देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त रुधिर, फेफड़ों में ही क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? फेफड़ों में। फेफड़ों से कहा जाता है? फुफ्फुस से सिराओं तक जाता है, फिर बाएं आलिंद में जाता है, बाएं नीले में जाता है, फिर बाएं नीले से कहा जाता है महाधमनी में, और महाधमनी से शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। ठीक है, यहां सिर्फ किसकी बात कर रहे हो? शुद्ध रक्त की। ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सा होता है? शुद्ध रक्त। अगर वो पूरी एक्टिविटी पूछता है तो पहले कहा जाता है वो हृदय के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, दाएं में अशुद्ध। तो सबसे पहले वो दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं नीले में, फिर वहां से आगे चलता रहता। इसका दूसरा क्वेश्चन है, मानव में लसिका के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखे। दो कार्य बताने हमें लसिका के दो कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला, परिसंचरण। यह कोशिकाओं के बीच उपस्थित अतिरिक्त तरल को वापस रक्त प्रवाह में ले जाता है, जिससे तरल संतुलन बना रहता है। जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसको वापस कहां ले जाता है? रक्त प्रवाह में ले जाता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। लसिका में क्या पाई जाती है? टी लिम्फोसाइट पाई जाती है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये इसके लसिका के दो कार्य हो गए, पहला परिसंचरण, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इसका बी पार्ट है, निम्नलिखित के कारण बताइए। पहला प्रश्न है, सिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं। हमें बताना है कि सिराओं में वाल्व होते हैं और धमनियों में वाल्व क्यों नहीं होते। सिराओं वेनिस में वाल्व होते हैं क्योंकि उनमें रक्त का प्रवाह हृदय से दूर होता है। सिराओं में क्या होता है? रक्त जो सर्कुलेशन होता है उसका प्रवाह हृदय से दूर होता है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बहता है। जो सिराओं में रक्त क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बहता है, विशेष रूप से पैर और सिर के निचले हिस्सों में। ये वाल्व रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। वाल्व क्या कार्य करते हैं? रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकते हैं और उसे केवल हृदय की ओर जाने देते हैं। धमनियों में वाल्व की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वहां रक्त के हृदय के शक्तिशाली पंपिंग बल के कारण उच्च दाब में बहता है। वहां उच्च दाब में बहता है, इसलिए वहां उसको वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा प्रश्न है हमारा, हृदय की दाहिनी और बाईं ओर को अलग करने के लिए विभाजिका होता है, सेप्टम होता है, उसका क्या नाम? देखो, सेप्टम एक दीवार होती है ताकि दो तरह के रक्त आपस में ना मिले। एक तो शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त अगर आपस में मिल गए तो वहां कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। दाहिनी ओर यह ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त होता है, दाहिनी ओर क्या होता है? अशुद्ध रक्त, और बाईं ओर हमेशा शुद्ध रक्त होता है। हमने पढ़ा था
कि हृदय के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। तो बाईं ओर क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध शुद्ध रक्त होता है। अगर ये दोनों रक्त आपस में मिल जाए तो शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए क्या करता है? रोककर शरीर को अधिक कुशलता से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो गर्म रक्त वाले जीवों जैसे मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। अगला पार्ट है इसी का, मछलियों का हृदय 2 कोष्ठों वाला होता है। मछलियों में रक्त परिसंचरण एक सरल एकल चक्र में ही होता है, जबकि मनुष्य में दोहरा होता है। उनका हृदय सिर्फ एक बार रक्त को पंप करता है। हृदय से रक्त गलपड़ों गिल्स में जाता है, जहां वह ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त सीधे गलपड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों में पंप कर दिया जाता है और फिर वापस हृदय में लौट जाता है। इसका एकल ही चक्र होता है, ठीक है। चूंकि रक्त को 2 बार हृदय से नहीं गुजरना पड़ता, इसलिए मछलियों को 2 कोष्ठों वाले हृदय से ही काम चल जाता है। मनुष्य में क्या होता है? रक्त को 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। इसका अगला पार्ट है चौथा, हृदय की धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली क्यों होती है? हमने देखा होगा जो रक्त का दबाव होता है, धमनियों में हृदय के पंप को करने से बहुत दबाव वाला रक्त बहता है। ये मोटी भित्तियां क्या करती है? रक्त के उच्च दबाव को सहन करने के लिए बनी होती है, ताकि धमनियां फट ना जाए। अगर ये मोटी भित्तियां नहीं होंगी तो धमनियां फट जाती है। ये इसलिए मोटी होती है क्योंकि उच्च दबाव होता है, उसको ये सहन कर लेती है। लचीली भित्तियां, ये भित्तियां रक्तचाप में होने वाले उतार चढ़ाव को समायोजित कर सकती है। क्या होता है? अगर रक्तचाप में हमारा उतार चढ़ाव होता है तो उसको ये समायोजित कर लेती है, इसलिए क्या होती है? लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जब हृदय रक्त को पंप करता है तो फैलती है, और जब हृदय शिथिल होता है तो वो सिकुड़कर रक्त के प्रवाह को बनाए रखती है। इसलिए यहाँ दोनों ही भित्तियों का अपना अपना महत्व होता है। इसका अगला पार्ट है पांचवा, चोट लगने के कुछ समय बाद उस स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है। आपने देखा होगा कि अगर चोट लगती है तो थोड़ी देर रक्त बहता है, रक्त बहने के बाद वहां एक क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रक्त का स्कंदन कहते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। जब चोट लगती है तो रक्त में मौजूद जो प्लेटलेट्स होती हैं और कुछ विशेष प्रोटीन्स सक्रिय हो जाती है, मिलकर एक जाली जैसी संरचना बनाते हैं। इस जाली में रक्त कोशिकाएं फंस जाते हैं, क्या बना लेती है? गाढ़ा थक्का बना लेती है। क्या बना लेती है? गाढ़ा थक्का बना लेती है। जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बनना कहते हैं। अगला 17वां प्रश्न है हमारा, एक छात्र ने प्रयोगशाला में सार्वत्रिक संसूचक का उपयोग किया और पाया कि विलयन का पीएच मान 3 है। अब देखो विलयन का पीएच मान यहाँ कितना दिया हुआ है? 3। अब हमें बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, चारों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बताना है। विलयन उदासीन है, अगर 7 होता तो विलयन उदासीन होता है, ये भी गलत हो गया। विलयन प्रबल क्षारीय है, अगर 7 से ज्यादा होता, प्रबल क्षारीय में मान लो 12 13 होता 14 होता तो प्रबल क्षारीय है। विलयन प्रबल अम्लीय, ये सही बात है। 3 है तो विलयन प्रबल अम्लीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विलयन प्रबल अम्लीय है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, लेड नाइट्रेट को एक परख नली में गर्म करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वह किसका होता है? हमें बताना है कि लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वह किसका होता है? लेड ऑक्साइड का नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सही बात है, बिल्कुल। किसका होता है ये? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। 19वां प्रश्न है हमारा, क्षारीय लवण का निर्माण होता है, बताना है कि क्षारीय लवण का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से। ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से। ऑप्शन सी दिया हुआ है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से। और ऑप्शन डी दिया हुआ है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से। हमने पढ़ा था कि क्षारीय लवण का निर्माण होता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्षारीय लवण का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है 20वां,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से तो अभिक्रिया नहीं करती परंतु भाप से अभिक्रिया करती है? हमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती, भाप से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए है पोटेशियम और सोडियम, नहीं। ऑप्शन बी है लोहा और एल्यूमिनियम, सही बात है। ये ठंडे धातु या गर्म जल से तो क्रिया नहीं करती परंतु भाप से अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन 21वां है हमारा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करता है? हमने पढ़ा था, अम्ल और क्षार धातु वाले चैप्टर 3 था ये। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन चाहिए, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। 22वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। हमने ये प्रश्न पहले भी किए हुए हैं तो हमें यहां बताना है। अभिकथन ए दिया हुआ है, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया जाता है तो पीले अवक्षेप का निर्माण होता है। इसका कारण दिया हुआ है आर, लेड आयोडाइड जल में घुलनशील है अतः अवक्षेप का निर्माण करता है। हमें यहां बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों ही सही है तो ए और दो सही व्याख्या करता है तब ए होगा। अब देखो, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के को मिलाया जाता है तो पीला अवक्षेप निर्माण होता है, सही बात है बिल्कुल। इससे क्या बनता है? पीला अवक्षेप बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि लेड आयोडाइड जल में घुलनशील होता है अतः अवक्षेप का निर्माण करता है। अगर वो घुल जाता तो अवक्षेप नहीं होता, घुलता ही नहीं तभी तो अवक्षेप का निर्माण करता है। आप देखो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 23वां प्रश्न है हमारा, विरंजक चूर्ण के निर्माण में होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक कोई उपयोग भी बताइए। देखो मैं कह रहा हूं तुमसे कि एग्जाम में वो रिएक्शन बैलेंस करवाएगा, जरूर करवाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये संतुलित, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या है? क्लोरीन। ये क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना रहा है। और साथ में क्या बन रहा है? H2O जल। अब हमें ये देखना है, बैलेंस भी लिखनी है। Ca कैल्शियम के यहाँ एक अणु है, इधर भी एक अणु है। ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर भी ऑक्सीजन एक घेरा 2 हो गए ऑक्सीजन। इधर देखते हैं बैलेंस, CaOH और Cl। इधर भी देखते हैं CaOH और Cl। अब देखो Ca कितना है? सिर्फ एक है, एक। ऑक्सीजन कितना है? OH। ये जो 2 लग रहा है ये O के साथ भी है और H के साथ भी है। ऑक्सीजन इसलिए हमारे यहाँ क्या हो गए? 2। हाइड्रोजन भी क्या हो गए? 2। और क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। अब देखो यहाँ Ca एक है, Ca बैलेंस है। O देखो, एक O ये रहा और एक ये रहा, 2, तो ये भी 2 हो गया। हाइड्रोजन देखना है कितना? H2 2 हो गया और क्लोरीन देखना है हमें Cl2 2 हो गया। ये बैलेंस है अभिक्रिया। अब इसका उपयोग बताना है हमें, ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? जल को शुद्ध करने में किया जाता है। 24वां प्रश्न है हमारा, एक छात्र ने तांबे कॉपर की तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला और 1 घंटे के बाद भी रंग में कोई परिवर्तित नहीं हुआ। इस अवलोकन के पीछे कारण स्पष्ट कीजिए। प्रैक्टिकल मैंने तुम्हें कराया कॉपर और आयरन सल्फेट वाला। जब तांबे की तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है
तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तांबा कॉपर लोहे से कम अभिक्रियाशील धातु है। कम अभिक्रियाशील धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित नहीं करती, उनको लवणों को विस्थापित नहीं कर पाती, इसलिए इसको विस्थापित नहीं कर रहा, उसका रंग परिवर्तित नहीं हो रहा। अगला प्रश्न है हमारा 25वां। एक छात्र ने प्रयोगशाला में अपने शिक्षक की देखरेख में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के विलयन में को जल में के साथ तनु किया, तननी पानी डाला उसमें और उसको और पतला किया। इससे हाइड्रोजन आयन सांद्रता और पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें यहाँ 3 क्वेश्चन दिए, उन तीनों का उत्तर बताना है हमें। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच पर प्रभाव क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को जल के साथ तनुकृत करने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है और H पॉजिटिव सांद्रता कम होने से विलयन का पीएच बढ़ जाएगा। पीएच मान बढ़ जाएगा तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर पीएच मान बढ़ता है तो क्षारीय और पीएच मान कम होता है तो अम्लीय। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसका, अम्ल कम संचारक क्यों हो जाता है। अगर हम अम्ल को तनुकृत करने पर उसकी H पॉजिटिव आयन सांद्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी संचारक क्षमता भी कम हो जाती है। इसका सी है, प्रबल अम्ल का तनुकरण करते समय विद्यार्थी को कौन सी सुरक्षित विधि अपनानी चाहिए, व्याख्या करनी। अब हमें यहां बताना है कि प्रबल अम्ल का तनुकरण करते समय कौन कौन सी सुरक्षित विधि अपनानी चाहिए, हमें यहां उसको बताना है। सुरक्षित विधि कौन सी है। प्रबल अम्ल का तनुकरण करते समय अम्ल को धीरे धीरे और लगातार हिलाते रहिए। हमें क्या करना है, अम्ल को धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए उसमें जल मिलाना चाहिए। जल में अम्ल मिलाने पर अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। देखो अब उष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया होती है, जिनसे उष्मा निकलती है। उष्मा का निर्माण होगा या उष्मा निकलेगी, निर्माण, तो उष्माक्षेपी होगी। अगर उष्मा ग्रहण करती तो उष्मा शोषी हो जाती। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उत्पन्न उष्मा से कोई दुर्घटना ना हो। अगला प्रश्न है 26वां। यहां 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। एक भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों का संक्षिप्त प्रवाह चार्ट बनाइए। बी है, एक तकनीशियन मशीन के टूटे हुए इस्पात जोड़ की मरम्मत के लिए थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करता है। यह अभिक्रिया धातु के भागों को जोड़ने में किस प्रकार सहायक है। प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन है, उसका एक प्रश्न है भर्जन और निस्तापन में अंतर। भर्जन में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे के तापमान पर वायु की उपस्थिति में, सबसे अंतर है कि जो भर्जन होता है ना वो वायु की उपस्थिति में होता है, और निस्तापन क्या होता है, वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है, सीमित मात्रा होती है, और भर्जन में क्या होता है, वहां ऑक्सीजन उपस्थित होती है, वायु उपस्थित होती है। उद्देश्य क्या होता है इसका, भर्जन का उपयोग मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क जैसे ZNS, जिंक सल्फेट, लेड सल्फेट के लिए किया जाता है ताकि उन्हें ऑक्साइड में बदला जा सके। और निस्तापन का उपयोग कार्बोनेट अयस्क जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और हाइड्राइड अयस्कों के, हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है। अभिक्रिया क्या होती है, भर्जन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जबकि निस्तापन में उष्मीय अपघटन होता है। इसका दूसरा प्रश्न है, कम अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क प्राप्त करने के चरण। हम कैसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं उनको अयस्क कैसे प्राप्त करते हैं। पहला भर्जन, अभी हमने बताया था। भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, भर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति होती है, उसमें सल्फाइड अयस्क को गर्म करके हम ऑक्साइड में बदल देते हैं। फिर दूसरी प्रोसेस होती है अपचयन रिडक्शन। जो हमारा ऑक्साइड बना है, धातु ऑक्साइड बना है, उसको गर्म करके वह धातु में अपचयित हो जाती है। अब यहां देखो मरकरी है, यहाँ मरकरी बन जाती है और ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड है यहाँ, और दोनों धातुएं अलग अलग हो जाती है। यहाँ मरकरी बन जाती है और यहाँ ऑक्सीजन बन जाता है।
इसी का बी पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना था। थर्मिट अभिक्रियाओं से धातु के भागों को जोड़ना। कि हम वेल्डिंग जब करते हैं तो वहां थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक अत्यधिक उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी का मतलब यहां उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, निकलती उष्मा निकलती है, जिससे उत्पन्न उष्मा से धातु पिघल जाती है। इस अभिक्रिया में प्राप्त हुए पिघले हुए लोहे का उपयोग टूटे हुए इस्पात के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? थर्मिट वेल्डिंग भी कहते हो। आपने देखा होगा वो एक तार होता है उसके पास, जब उसको गर्म करता है तो वो पिघल जाता है और उसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है, लोहे के भागों को जोड़ने में किया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया का समीकरण बताना है यहाँ। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस 2Al एल्यूमिनियम, ये साथ में क्या बन रहा है? 2Fe और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहां देखो बैलेंस है क्या ये अभिक्रिया? Fe2 ये बिल्कुल बात है, यहाँ 2Fe हो गया, O3 ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गया, 2Al Al2 हो गया, बैलेंस है ये रिएक्शन। अगला प्रश्न है हमारा बी का थर्ड पार्ट, एल्यूमिनियम को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? थर्मिट अभिक्रिया में हम एल्यूमिनियम, आपने देखा होगा जो तार होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, उसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है? थर्मिट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसमें ऑक्सीजन के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। यह आयरन ऑक्साइड को प्रभावी ढंग से अपचेत कर देता है और पिघला हुआ जो लोहा उत्पन्न करता है, जिससे वेल्डिंग हो जाती है, जो वेल्डिंग के लिए आवश्यक होता है। 27वां प्रश्न है हमारा, एक प्रयोग में काले कॉपर ऑक्साइड CuO को गर्म करते हुए उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या आती है? काले कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते हुए उस पर H2 गैस प्रवाहित की गई है। परिणाम स्वरूप लाल भूरा ठोस कॉपर बना तथा परखनली के भाग पर जल की बूंदें संघनित हो गई। अब यहां ऑप्शन 2 दिए हुए, दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। ए है इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो ये तीसरा प्रश्न है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का, और ये हमारा पहला ही चैप्टर है, इसलिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको अच्छे से करना है। अथवा बी, यह अभिक्रिया रेडक्स क्यों मानी जाती है? सी है कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक और कौन सा अपचायक की तरह कार्य करता है? अब हमें क्या करना है, पहले तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं हम। जब हाइड्रोजन गैस को काले कॉपर ऑक्साइड पर प्रवाहित किया तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर धातु अलग हो जाती है और जल अलग हो जाता है। बैलेंस है क्या? देखो कॉपर एक है, कॉपर इधर एक है, ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, तो ये बैलेंस अभिक्रिया है। दूसरा है इसका, यह अभिक्रिया रेडक्स अभिक्रिया क्यों मानी जाती है? यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। पहले हमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है ये याद होना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं, एक साथ होते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो कैसे है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया? अपचयन। अगर ऑक्सीजन का हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन हो गया। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब यहां ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना, अभी हमने बताया था जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो कौन सा हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तीसरा प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और कौन सा अपचायक की तरह कार्य कर रहा है? बताना हमें कि ऑक्सीकारक कौन सा है। जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो अपचायक की तरह काम कर रही है। इसमें डी पार्ट है, उपरोक्त अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। मैंने बताई ये सारी चीज पढ़ाते टाइम। ऑक्सीकरण, उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़कर H2O बना है। अपचयन में क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि इसमें क्या बना है? ऑक्सीजन हटकर Cu बना है। अट्ठाईसवां प्रश्न है, यहां भी दो पार्ट दिए हैं, दोनों में से एक करना है। ए या बी में से एक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु आकृति की सहायता से लिथियम ऑक्साइड Li2O के निर्माण की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आयनिक यौगिकों में द्रव या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन क्यों करते लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करते? एक का सेकंड है, आयनिक यौगिक में द्रव या गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करते, कारण बताइए। बी का पहला पार्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। लिथियम ऑक्साइड के निर्माण की व्याख्या करनी हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु आकृति की सहायता से। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। देखो मैंने बताया था कि सारे कम से कम तुम्हारे 20 तक तो इनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। इसका सिंबल होता है Li लिथियम का, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2-1। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है। इसकी बाहरी कक्षा में क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम ऑक्साइड का निर्माण 2 लिथियम परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु के बीच होता है। कैसे? देखो यहां Li, इसका हो गया 2 और 1, ऑक्सीजन का हो गया 2 और 6। अब यहां अपने अष्टक पूरे करने हैं दोनों को। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे? या तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे या ले लेंगे। लिथियम के पास कितने? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो लिथियम के कितने अणु होने चाहिए तब ये सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा? 2। इसलिए क्या होगा? लिथियम के यहां 2 अणु काम में आ जाएंगे और Li2O बनेगा। देखो कैसे बनता है, हमने बताया था, Li और O। इसकी कितनी वैलेंसी होती है? लिथियम की 1, इसकी ऑक्सीजन की 2। तो इंटर क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Li2O। ऐसे ही बताया था ना। प्रत्येक लिथियम परमाणु अपनी बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन को लिथियम परमाणु खोद कर क्या होता है? वो लिथियम आयन बन जाता है और ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाता है। ऑक्सीजन परमाणु इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है जिससे यह O2 ऋणायन बना लेता है। इस प्रकार लिथियम और ऑक्सीजन के बीच आयनिक बंधन बन जाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बन जाता है। इसका एक का दूसरा पार्ट है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? हमें बताना है ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते। ये स्थिर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, लेकिन गलित या द्रव अवस्था में क्या होता है? ये आयन मुक्त हो जाते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे विद्युत का चालन कर पाते हैं। ठोस अवस्था में क्या आते हैं? ये स्थिर होते हैं, परंतु ये जब गलित या द्रव अवस्था में क्या है? गति कर लेते हैं, आयन मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का चालन कर पाते हैं। डी का फर्स्ट पार्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और साथ में क्या बनाता है? लवण और जल। यह अम्ल के साथ क्षार की तरह और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार। देखो अगर अम्ल है तो उसके साथ क्षार, और क्षार है तो उसके साथ किसकी तरह व्यवहार करेगा? अम्ल की। और क्या बनाएगा? लवण बना लेगा। एक का सेकंड पार्ट है, यहां एक अभिक्रिया दी हुई है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 6HCl। यहां भी देखो ये चौथा प्रश्न आया हुआ है,
संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का, देखो यहाँ संतुलित है या नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, AlCl3, और साथ में क्या बना लेगा, जल। ये क्या हो गया, लवण हो गया। और ये भी क्या हो गया, लवण हो गया। दोनों ही परिस्थितियों में क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहे हैं। ये यहाँ अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और यहाँ ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, धातु की नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन क्यों नहीं होता है। इसका आंसर है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, HNO3 होता है, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए तुम्हें कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके किसमें बदल देता है, जल में बदल देता है। H2 को किसमें बदल देता है, जल में, H2O में ऑक्सीकृत करके। और सम नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड N2O या NO या NO2 में अपचयित हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं करता। तीसरा प्रश्न है यहां, मिश्र धातु को परिभाषित कीजिए। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मिश्र धातु एवं इसके संघटकों के नाम बताइए। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक अधातु भी हो सकती है का मिश्रण होता है। इसका विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का उपयोग करना है यह हमें बताना है। सोल्डर धातु होती है। इसमें कौन कौन सी होती है सोल्डर में धातुएं, एक मिश्र धातु सोल्डर, इसमें होता है टिन और एक होता है लेड, शीशा। ठीक है, इन दोनों धातुओं का उपयोग करके क्या बनाई जाती है, सोल्डर मिश्र धातु बनाई जाती है। 29वां प्रश्न है, उनतीसवां प्रश्न है हमारा, जब श्वेत प्रकाश की संकीर्ण किरण को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है। हमने बताया था कि प्रकाश किरणों का अपने घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तीसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण किस स्थिति में, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, बड़ा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु, ऑप्शन दिए हुए चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है, अनंत पर हो, वक्रता केंद्र से परे हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो, या फिर वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो अवतल दर्पण आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव और फोकस के बीच। 31वां प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो वही जो मैंने पढ़ाया था ना, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने पढ़ाया लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए तो ट्रेनों को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है परंतु इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ हो गए। 32वां प्रश्न है, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। ए ऑप्शन है +2D, बी ऑप्शन है -2D, तीसरा सी ऑप्शन है +0.5D, डी ऑप्शन है -0.5D। अब यहां हमें निकालना है उसकी क्षमता। P बराबर 1/f, तो यहां हो गई F बराबर
0.5। 0.5 किस में आएगी? देखो माइनस में आएगी, क्योंकि अवतल लेंस की दूरी किस में होती है? ऋणात्मक में होती है, हमने बताया था। अवतल लेंस ऋणात्मक और उत्तल लेंस धनात्मक होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, -0.5 डी। अगला 33वां प्रश्न है, वही अभिकथन वाला। देखो यहाँ तीसरा चौथा प्रश्न आ गया अभिकथन वाला। निम्नलिखित प्रश्नों में से अभिकथन ए और कारण आर दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन दिया हुआ है यहाँ हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर निकट एवं दूर की वस्तुओं को फोकस करना मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। सही है ये तो। इसका कारण दिया हुआ, नेत्र का कार्निया स्वच्छ मंडल फोकस दूरी को बदलने में मदद करता है, नहीं। तो इसका देखो ये अभिकथन तो इसका सही हो गया। इसका क्या हुआ? अभिकथन तो सही हो गया, परंतु कथन इस कारण इसका गलत हो गया। अब देखो जहां अभिकथन सही है और कारण असत्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए तो सही है परंतु आर असत्य है। हमारा 34वां प्रश्न है, ए या बी में से एक का उत्तर दीजिए। यहां भी ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से एक का उत्तर देना है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व एक समान हो तो तारों के टिमटिमाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें बताना है कि अगर पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व एक समान हो तो तारों के टिमटिमाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पढ़ा था हमने कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, जो वायुमंडल के विभिन्न घनत्व और तापमान वाली परतों के कारण होता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व एक समान हो तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन फिर नहीं होगा, और अपवर्तन ही नहीं होगा तो फिर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे। बीएस एक किरण आरेख की सहायता से इंद्रधनुष के निर्माण को दर्शाइए। उन बिंदुओं को चिन्हित कीजिए जहां प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का अपने रंगों में टूटना, अपने घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण आ ही गया था, हमने पढ़ा था। प्रकाश का अपने रंगों में, अपने घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये प्रकाश की किरण आती है मान लो यहां, और यहां से ये टूट जाती है 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7। पढ़ा था विबग्योर, वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो नीला, आसमानी बोलते हैं इसको, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, पीला येलो, ऑरेंज संतरे कलर का, और आर रेड लाल। अब देखो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? इसकी तरंग दैर्ध्य तो बैंगनी रंग की होती है और इसकी कम होती है। और प्रकीर्णन, इसका प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है, ठीक है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य लाल की ज्यादा होती है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य लाल की ज्यादा और बैंगनी की कम, प्रकीर्णन लाल का कम और बैंगनी का ज्यादा होता है। पैंतीसवां प्रश्न है, यदि कांच की पट्टी का अपवर्तनांक बढ़ा दिया जाए तो इसमें प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कांच की पट्टी का हम अगर अपवर्तनांक बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा? प्रकाश की चाल कम हो जाएगी।
अपवर्तनांक बढ़ाने पर क्या होगा, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। बी है, यदि माध्यम H का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.90 है तो उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यहाँ दिया हुआ है। अगर नहीं देता तो हमें याद रखनी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड होती है। देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमारे पास यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.90, प्रकाश की चाल दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हमें फॉर्मूला निकालना है प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए, Vx बराबर C/NH, V बराबर C/N। अब हमारे पास दे क्या क्या रखा है, देखो C भी दिया हुआ है हमारे पास 3 × 10⁸ और N भी दिया हुआ है 1.90। तो यहां मान हम यहां फॉर्मूले में रख लेंगे। जब हम मान यहां फॉर्मूले में रखेंगे, 3 × 10⁸ में जब 1.90 का भाग देंगे तो हमारे पास लगभग उत्तर आ जाएगा 1.57 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। माध्यम में प्रकाश की चाल लगभग 1.58 या 1.58 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 36वां प्रश्न है हमारे पास, मानव नेत्र के निम्नलिखित भागों के मुख्य कार्य लिखिए। पहला है परितारिका, दूसरा पक्षमाभी पेशियां और तीसरा है दृष्टिपटल। तो इनका हमें यहां क्या करना है, कार्य लिखने हैं। परितारिका के कार्य, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। क्या होता है, पुतली के आकार को बढ़ाना घटाना हो, ये डिपेंड करता है परितारिका पर, जिससे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है, ये लेंस की वक्रता को समायोजित करती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, जिससे हम क्या भी कहते हैं, समंजन क्षमता। इसका कार्य क्या होता है, ये नेत्र की जो वक्रता है, लेंस की जो वक्रता है उसको समायोजित करती है। दृष्टिपटल, जिसे रेटिना कहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एक प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जिस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, अगर प्रश्न पूछा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। कहां बनता है, दृष्टिपटल या रेटिना पर। बनता कैसे, वास्तविक और उल्टा बनता है, परंतु जो हमारा मस्तिष्क है उसकी संवेदना हमें कैसे दिखाती है, उसको सीधा करके दिखाती है। सैंतीसवां प्रश्न है, एक वस्तु उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है और उसकी प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है। लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। सारी चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है। वस्तु की दूरी दी हुई है 40 -40, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है 20। लेंस का सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो देखो यहां हमारे पास v का मान दिया हुआ है 20 है, तो 1/f बराबर 1/20 माइनस 1/40। 40 एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इसको पूरी तरह से यहां सॉल्व करके बताते हैं कैसे आएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 और ये क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ये -1, इसको गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो 2 + 1 बटे में 3 बराबर 3/40। यहां किसका मान आया है, 1/f बराबर 3/40। हमें मान किसका निकालना है, f का। तो f बराबर 40/3, उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 13.33। ठीक है।
अगला प्रश्न है इसमें, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आई है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्धन ज्ञात करने, आवर्धन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 20 बटे -40। ये माइनस का आएगा क्योंकि हमारे पास -40 है, तो 0.05 आ जाएगा। लेंस की फोकस दूरी आ गई लगभग 13.33 और प्रतिबिंब की प्रकृति आ गई वास्तविक और उल्टी, और आवर्धन आ गया -0.5। 38वां प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र की किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, दृष्टि दोष जो अपना दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है, दूर दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस। अब इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि लेंस में दोष में उल्टा होता है एकदम, जो पास की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती, परंतु दूर की हमें साफ दिखाई देती है। जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। उसके लिए हम निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, उल्टा है दोनों में, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और उसके निवारण के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष जिसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है। देखो, वहां पीछे बनता था, यहाँ सामने बनता है। दृष्टि पटल के सामने बनने से निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की साफ दिखाई नहीं देती। और इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके दो मुख्य कारण है, एक तो क्या होता है, नेत्र की लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाता है, वो बढ़ जाती है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष में दूर स्थिति वस्तु से आने वाली किरणें दृष्टि पटल के सामने मिलती है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। किरण आरेख में दूर स्थित वस्तु से आने वाली समानांतर नेत्र की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर दृष्टि पटल से पहले मिल जाती है। क्या होगा इसमें, दृष्टि पटल से पहले मिल जाती है। मान लो ये यहां मिलनी चाहिए, और ये मिल कहां जाते हैं, यहां जाती है, पहले मिल जाती है, ठीक है। उपयुक्त लेंस की सहायता से कैसे सुधार करेंगे, बताया जाता है अभी एक प्रश्न कि अवतल लेंस का उपयोग कर लेते हैं और वो प्रकाश किरणों को थोड़ा अपसरित कर देता है, जिससे नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद वे दृष्टि पटल पर मिलती है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अपसरित का मतलब होता है फैलाना, और अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना। 38वां प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन है, वृद्ध अवस्था में निकट और दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता कम हो जाती है। अब यहां दो प्रश्न दिए, उनका उत्तर बताना है। इस स्थिति में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है एवं इसके निवारण के लिए किन लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है, इस दोष के कारण की व्याख्या कीजिए। वृद्धावस्था में होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसके निवारण के लिए डीफॉक्सी लेंस लगा होता है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। ऊपर की साइड अवतल और नीचे उत्तल लेंस लगा होता है। इस दोष के कारण निम्नलिखित है, किसकी वजह से होता है, नेत्र लेंस के लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है, जिससे वह अपनी फोकस दूरी को प्रभावी ढंग से समायोजित नहीं कर पाता।
39वां प्रश्न है हमारा, 5 सेंटीमीटर एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण सूत्र का प्रयोग कर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सर्च लाइट एवं वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण के उपयोग को वरीयता क्यों दी जाती है। पहले हम मान दिए हुए मानों को हम लिख लेते हैं। देखो, वस्तु की ऊंचाई h दी हुई है 5, फोकस दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण सूत्र हमें अब ज्ञात होना चाहिए कि क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अगर यहां दर्पण सूत्र की बात हो रही है तो प्लस आ रहा है, अगर यहां लेंस सूत्र की बात होती तो इस प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अब देखो, 1/f वहां मान दिया हुआ है -15, 1/v प्लस 1/-10। अब हमें यहां क्या निकालनी है, v निकालना है। 1/v बराबर 1/30 आ जाएगा। अच्छा, इसका देख लेते हैं एक बार। इसको जब हम इधर लेके आएंगे, 1/v बराबर -15 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। 1/v बराबर 1/30। अब हमें यहां v का मान निकालना है तो v बराबर 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न इसका, आवर्धन सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात करें। आवर्धन हमने बताया था अभी, आवर्धन बराबर v/u। अब यहां माइनस दिया हुआ है, -30 अपॉन, अभी हमारे पास v का मान आया था 30 और u है -10, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आगे हमारे 3 × 15 कर देंगे। देखो 3 क्या हो गया, m बराबर क्या आया था हमारे पास 3, और h हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था 5। तो जब हम h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे तो 3 × 5 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमारे दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब का आकार के, जब ऊंचाई कैसी होगी उसकी, 15, अभी हमने पढ़ा था 15 आया था, 3 × 5 करा था हमने, इसको सॉल्व किया था तो 3 × 5 आ गया, तो ऊंचाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसका दूसरा प्रश्न है इसी का पार्ट बी का, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बताया था ना कि जो हमारे वाहन होते हैं उनके हेडलाइट्स में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, और जो साइड में या बगल में लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण का होता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हेडलाइटों में अवतल दर्पण का और जो साइडों में शीशे लगे होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का, क्योंकि ये प्रकाश की एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज में केंद्रित करते हैं जिससे दूर तक रोशनी जाती है। आपने देखा होगा जो हेडलाइट है उसकी रोशनी दूर तक जाती है, वो क्या करते हैं, ये समांतर पुंज को एक केंद्र में केंद्रित कर देते हैं जिससे वो अधिक दूरी तक जाती है। तो बच्चों, ये सैंपल पेपर हमने आज सॉल्व करवा दिया है। इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े, समझे और याद करें। एग्जाम में लगभग इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। धन्यवाद।